हमने कुछ झीलों के बारे में हरियाणा में पढ़ा था। एक झील का एरिया बहुत बड़ा है, 3000 एकड़। नाम है दमदमा, पड़ती है गुरुग्राम में। दो झीलें बड़ी फेमस हैं फरीदाबाद की। एक राजा सूरज पाल तोमर ने बनवाई थी, जिसका नाम रखा था सूरज कुंड। क्राफ्ट मेला 1987 से स्टार्ट हुआ। बड़ा मेला है। हरियाणा का टूरिज्म डिपार्टमेंट, पर्यटन विभाग, नेशनल लेवल के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कोई स्टेट हमारा सहायक राज्य बनता है और कोई देश हमारा सहायक या सहयोगी देश बनता है। हमने कल पढ़ा था एक और के बारे में। फरीदाबाद में बहुत टूरिस्ट आते हैं। बड़कल झील 206 एकड़ में फैली, 1947 सिंचाई का टारगेट करके बनाई गई थी। एक पढ़ी थी कर्ण झील करनाल में, 17 एकड़। ऐसे ही बहुत सारी छुटपुट झीलें पढ़ी थी। सुल्तानपुर पढ़ी, खलीलपुर पढ़ी, कोटला पढ़ी। ये पढ़ ली थी घर जाके तुम लोगों ने? हाँ, आज शायद हमें नदियों के ऊपर बातचीत करनी थी। एक बार पेज नंबर बता दो। हमने जो कल पढ़ा था वो था 48 पर। चेक करो ये सारे सरोवर। ब्रह्म सरोवर 3600 गुणा 1500 फीट। और क्या नाम था किताब का? किताब उल हिंद अल बरूनी की। पेज 48 का झीलों का टॉपिक कंप्लीट था। दो मैदानी झीलें भी पढ़ी थी हमने, एक बीबीपुर वाली कुरुक्षेत्र वाली और एक नजफगढ़ जिसमें गिरती है साहिबी नदी, जो आगे जाके गिरती है यमुना में। पेज 49 का ऊपर वाला टॉपिक पढ़ लिया था। सिंचाई भी शायद शुरू कर दिया था पढ़ना, नहीं पढ़ना। कल मैंने कुछ नहरों का जिक्र किया था। 3 नहरें बताई थी, जुई, एक लोहारू और एक भिवानी उत्थापक। यही पढ़ाना शुरू किया था ना? ठीक है। आज सिंचाई और नदी दोनों पे बात कर लेते हैं। पहले सिंचाई की बातचीत कर लेते हैं। बोर्ड पे देखो, हरियाणा बहुत लकी है क्योंकि हमारे पास सिंचाई या इरिगेशन का बहुत बढ़िया कामकाज है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ बड़ी क्या है? नहर। नहरों की जब भी बात आएगी तो दो सिस्टम हमारे बहुत पावरफुल हैं। एक जो हिमाचल पंजाब, जिसको हम कहते हैं भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट, और एक जिसे तुम कहते हो, ये अपना यमुना नगर में एक बैराज बना रखा है तुमने, जहां से निकलती है पश्चिमी यमुना नहर। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? भाखड़ा नांगल हमारे हरियाणा के अंदर नहीं बना हुआ, ये बना हुआ है हिमाचल प्रदेश पंजाब की सीमा से एक नहर निकाल के, जैसे पश्चिमी यमुना नहर है। ये बेसिकली क्या है, जब आपके राज्य में एक नदी एंटर होती है जो ऐसे सर्पाकार है। हरियाणा की सबसे लंबी इंपॉर्टेंट नदी जिसका नाम है यमुना, 1376 किलोमीटर इसकी हाइट है। सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। ये गंगा में जाके आगे मिलेगी। हमारे यहाँ ये आती है, जब ये हमारे यहाँ एंटर करती है मैदानी इलाके में, तो सबसे पहले ये यमुना नगर में प्रवेश करती है। इसीलिए यमुना नगर का नाम यमुना नगर पड़ा, क्योंकि वहां से एंट्री है मैदानी इलाके में। उससे पहले ये पहाड़ों में बह रही थी। इसी को कहते हैं यम की बहन। और यहाँ जब ये एंटर करती है ना, जब ये एंटर करती है तो हमने इसके पानी को यहीं रोक लिया। बांध होता है ऊंची हाइट का, बैराज होता है कच्ची, मतलब थोड़ी कम हाइट का। तो हमने बैराज बना लिया, थोड़ी कम हाइट का बांध। बांध बेसिकली क्यों बनाते हैं? बहुत तेज गति से पानी आ रहा है, अब ये पानी तो नुकसान कर सकता है। इस पानी को रोकने के लिए, इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे वो पानी रुक जाए। और रोकने के बाद नदी का पानी लगातार पीछे से आ रहा है तो रोक के क्या करोगे? इसके आसपास या तो हम झील डेवलप कर देते हैं जिसमें पानी उतारते रहते हैं, और कुछ पानी को हम कंट्रोल्ड तरीके से आगे अपनी जिस डायरेक्शन में मन करे वहां उतार देते हैं। इस पानी को मोड़ने के लिए ही नहरें बनाई जाती हैं। जैसे तुमने सुना होगा गंग नहर है, गंगा नदी के पानी को एक अलग उसमें लेके आती है ना, ऐसे ही हमने बना रखी है। यहाँ पर हमने अपने यहाँ छोटी ऊंचाई का बांध जिसे कहते हैं बैराज, हथनी कुंड बैराज, ताजे वाला। जो ताजे वाला है ना, ये एक्चुअल में ताजा नहीं है, ये नाम है ताजे वाला। अब ये ओल्ड है, पुराना है, अब इसमें कोई पानी नहीं आता। पहले हमने ताजे वाला नाम की एक जगह पर, एक गांव है, यहाँ की जमीन लेके यहाँ एक बैराज बनाया, पानी रोकने लगे। काफी सालों बाद पानी के साथ जब भी पानी आएगा, इसमें रेत, मिट्टी, गाद, धूल कण, मरे हुए पक्षी, जानवर, कुछ तो आता ही होगा ना पीछे से,
वो सब इकट्ठा हो के जमता रहता है और वहां गाद इकट्ठी हो जाती है, फिर पानी को आगे बढ़ने में दिक्कत आने लगती है। तो जब बहुत साल बीत गए तो हमने ताजे वाला जो पुराना था, इससे 2 किलोमीटर दूर एक नया बैराज बना दिया, जिसे कहा गया हथनी कुंड बैराज। इस नए वाले का नाम है हथनी कुंड बैराज। पुराने वाले को रिप्लेस कर दिया, इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि ये उसी का नाम है, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमें पता हो इन दोनों में 2 किलोमीटर का फासला है दोनों यमुनानगर में ही। इस बैराज से मान लो ये है, जब पानी यहाँ आया, थोड़ा सा हम इधर बना लेते हैं, ये बैराज है, हमने इस पानी को ऐसे अनियंत्रित नहीं छोड़ा, हमने इसको डायरेक्शन दी और इसी को कंट्रोल करने के लिए हमने यमुनानगर में इस जगह से 2 अलग दिशाओं में ये रोक लिया पानी यहाँ, और फिर इस पानी को एक इस तरफ मोड़ा, एक इस तरफ मोड़ा और एक सीधे जाने दिया। जो सीधे जाएगा ये टारगेट है, दिल्ली पानी चला जाए। यमुना के ऊपर तो दिल्ली बैठी हुई है, दिल्ली के पास और कुछ है नहीं। ये जो पानी मोड़ा है इसे हम कहते हैं पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना, क्योंकि ये पश्चिम है, ये पूर्व। जो ये चली गई यूपी की तरफ, इसे कहते हैं पूर्वी यमुना नहर। अब पूर्वी यमुना से तुम्हें कोई फायदा नहीं है, तुमने जब ये पानी यहाँ रोका तो तुम्हें एक हिस्सा पानी का मिला, 3 में बटा, एक दिल्ली की तरफ चला गया यमुना के नाम पर, एक हमारी तरफ, एक यूपी। ये जो नहर है जिसे तुम कहते हो वेस्टर्न यमुना कैनाल, पश्चिमी यमुना नहर, इसमें तुमने ढेर सारी इसकी शाखाएं बना ली और उनसे तुम अपने पूरे हरियाणा में सिंचाई करने लग गए। इसकी सबसे लंबी शाखा तुमने बनाई सिरसा शाखा। जब नेहरू पैदा हुए थे ना 1889 में, तब वो बननी स्टार्ट हुई थी। सोचो नेहरू कब, कितनी पुरानी बात है, तब ये सिरसा शाखा बनी थी। आज इस यमुना कैनाल, वेस्टर्न यमुना कैनाल, पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा कहलाती है। इसकी ब्रांचेस पूरे हरियाणा को फायदा करती हैं, क्योंकि सिंचाई के बिना हमारे हरियाणा की इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे एक ये सिस्टम है, ऐसे एक और सिस्टम हमारे पास है, और वो एक बड़ा बांध भाखड़ा नांगल डैम से नहर निकाली गई है। ये मान लो भाखड़ा डैम, यहां से नहर आती है और ये है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर। ये नहर पंजाब में से आके फिर हरियाणा में एंटर करती है, और हरियाणा में जब ये एंटर करती है तो इसकी ब्रांचेस फिर हरियाणा की तरफ पानी पहुंचाती हैं। खासकर आपके 4 जिलों में, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कैथल में, इन चारों में। वैसे ब्रांचेस आगे रोहतक भिवानी तक भी हैं, लेकिन मेनली ये 4। अभी हम पश्चिमी यमुना की बात कर रहे थे, वो ऐसे करके उसकी ब्रांचेस जा रही थी। तो पूरे हरियाणा में ना ऐसे 2 बड़े आपके चैनल, 2 बड़ी इनके नहरों के कारण पूरे हरियाणा को कवर कर लेते हैं। जब ये मेन नहर होती है ना, ये इसकी लंबाई कम होती है, और अगर इन ब्रांचेस को, चैनल्स को गिने तो इनकी लंबाई हो जाती है ज्यादा। हरियाणा के लगभग हर एक इलाके में आपने नहरों से पानी पहुंचा दिया, और आज हम प्राउड से कहते हैं कि 48% हमारी सिंचाई का कारण ये नहरें हैं। यानी हमारी लगभग आधी सिंचाई इन नहरों के जाल के कारण है। और 2 ही नहरें मेन हैं, एक पश्चिमी यमुना वाली और एक भाखड़ा नहर। हमारे यहाँ पर नांगल, जो भाखड़ा के साथ नांगल है ना, नांगल आपके हरियाणा के उत्तरी हिस्से को, खासकर अंबाला की बेल्ट को पानी प्रोवाइड कराती है। नांगल का पानी दक्षिण हरियाणा तक नहीं जाता। अगर एग्जाम में आ जाए नांगल परियोजना या नांगल प्रोजेक्ट किसका फायदा पहुंचाता है, तो तुम्हें टिक करके आना है अंबाला। जबकि जो भाखड़ा वाला पूरा प्रोजेक्ट है वो आपके 4 जिलों को फायदा पहुंचाता है, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल। अगर सिर्फ नांगल पूछेंगे तो उत्तर पूर्वी हरियाणा। और अगर पूरे हरियाणा को देखोगे तो 2 बड़े सिस्टम इस हरियाणा को संभाल रहे हैं, एक भाखड़ा नांगल वाला जो आपके फतेहाबाद की तरफ से आता है, और एक पश्चिमी यमुना नहर। क्या ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया? अगर नांगल स्पेसिफिक पूछा तो क्या टिक करके आओगे? चलो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। सिंचाई, पेज नंबर 49 पर है सिंचाई। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 60% भाग पर सिंचाई की सुविधा है। अंडरलाइन कर लो, 60% पर सिंचाई की सुविधा। कितना परसेंट तुम्हें याद हो हरियाणा का भूमि उपजाऊ थी? 83 से 86 के बीच में ना, उसमें से सोचो कितना सारा हम सिंचाई का काम चला रहे हैं। बढ़िया, फिर पढ़ो। हरियाणा में कुल सिंचित क्षेत्र, अंडरलाइन करो, 29.74 लाख हेक्टेयर, इतना है। और इसमें अंडरलाइन करना, सिरसा जिले में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है 698 हेक्टेयर,
और सबसे कम सिंचित क्षेत्र सिर्फ 25 हेक्टेयर कहां पर है? पंचकुला। इतना कम क्यों है पंचकुला? क्योंकि पंचकुला का 43% हिस्सा तो वन है। वन में सिंचाई का क्या करोगे? पहाड़ी इलाका है ना पूरा, इसलिए पंचकुला को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहाड़ इतने ज्यादा हैं, यहाँ बहुत बढ़िया काम किससे चल जाता है? वर्षा। और यहाँ कोई बहुत तुम खेती नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहाड़ जहाँ होते हैं वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं होती। तुम्हारे यहाँ जो ये बड़ी सी पट्टी है ना पंचकुला की, इसमें तो बहुत ज्यादा कंकड़ मिलते हैं। कंकड़ में खेती कैसे करोगे? तो बहुत ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं है। सिंचाई का कम है यहाँ प्रतिशतता, ये टिक कर लो। सबसे कम सिंचित क्षेत्र 25 हेक्टेयर पंचकुला। राज्य में सिंचाई का मुख्य साधन अंडरलाइन करो, नहरें हैं या फिर ट्यूबवेल या नलकूप हैं, कहीं कहीं कुएं और तालाब हैं। बहुत ज्यादा कुएं और तालाब रह गए हैं या कम हो गए? अब कम हो गए ना। अब मेनली नहरें और ट्यूबवेल या नलकूप हैं। राज्य में कुल सिंचित भूमि की सिंचाई अंडरलाइन करो, 48% नहरों द्वारा, 51% नलकूपों द्वारा और शेष अन्य साधनों द्वारा। राज्य में नहरों की मजबूत प्रणाली अंडरलाइन कर लो, नहरों की मजबूत प्रणाली। बताओ कितनी नहरों की मजबूत प्रणाली है? 2, एक भाखड़ा नांगल और एक पश्चिमी यमुना। आगे पढ़ो। राज्य की 2 मुख्य नहरें अंडरलाइन करो, 2 मुख्य नहरें, पश्चिमी यमुना नहर, यहां लिख लो WY, वेस्टर्न यमुना कैनाल, WYC, और एक भाखड़ा नहर। अगर पूछेंगे नांगल तो फिर किसको टिक करके आओगे? हाँ, वो स्पेसिफिक अंबाला, लेकिन जो ये भाखड़ा है ये हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल। चलो आगे पढ़ना। घग्गर, कल मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया था, हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट नदी यमुना, लेकिन एक अब एक नदी कुछ देखना अगले महीने के बाद एक नदी का बार बार जिक्र आएगा हर न्यूज़पेपर में, हर जगह। हरियाणा में कौन सी नदी है वो? हाँ, इस नदी की खास बात क्या है? इस टाइम पर इसमें कोई खास पानी नहीं है। ये 12मासी नहीं है, ये सिर्फ बारिश के मौसम में पानी लाती है। और ये हमारे यहाँ की नदी नहीं है, ये बाहर से आती है। घग्गर डागशाई नाम की पहाड़ियां हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां से निकलती है। वो कोई बहुत हाइट नहीं है, तो वहां पानी भी ज्यादा नहीं, बर्फ से नहीं बनती है। ये तो सिर्फ और सिर्फ किसके पानी से बनती है? वर्षा। जब लेकिन बारिश बढ़िया होती है पहाड़ों में और हरियाणा में, तो इस नदी में पानी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और तब ये हमारा नुकसान कर सकती है। 4 महीने खासकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो हमने इससे सेफ्टी रखने के लिए कि ये हमारा नुकसान ना करे, 2008 से लेके 2012 के बीच में हरियाणा सरकार ने काम किया और कहा कि इसमें वैसे तो पानी कम आता है, लेकिन जब आता है तब ये तबाही ला सकती है, कितना बड़ा नुकसान करे, उस पानी को पहले ही रोक लो। इसीलिए हमने कम हाइट के 4 बांध यहीं पंचकुला के पास ही इसकी एंट्री पर ही बना दिए। इनकी हाइट ज्यादा नहीं रखी। इनमें से एक का नाम है कौशल्या, एक का नाम है दीवान वाला, एक का नाम है दंगराना और एक का नाम है छामला। तो 4 नाम इनके हैं, 4 कम हाइट के बांध। उसके बाद हमने इस पानी को अपनी मर्जी से, क्योंकि भाई 4 बांध तो रोक ही लेंगे, अगर ज्यादा आया, नहीं आया ज्यादा तो चलता रहेगा। आगे जाके जब ये राजस्थान की तरफ जाती है तो इसका पानी 2 अलग शाखाओं में डिवाइड होता है सिरसा में। यहीं पर हमने फिर से एक कम ऊंचाई का बैराज बना लिया जिसे कहते हैं O2 बैराज। यहीं पर एक छोटी सी झील बना ली, बैराज में पानी रुकेगा, रुकेगा तो झील बनेगी और उस झील का नाम है धनुर झील। तो कोई तुमसे पूछे धनुर झील कहाँ है तो सिरसा। कौन से बैराज का पानी रोक लिया? O2। कौन सी नदी का? घग्गर। यानी घग्गर पर 5 बांध हो गए, 4 तो पंचकुला के और एक O2 बैराज, बैराज जिसकी हाइट कम हो वो बांध। चलो पढ़ो। तो घग्गर और इसकी सहायक नदियों पर अंडरलाइन करो, घग्गर 4 कम ऊंचाई के बांध। फिर पढ़ लो परियोजनाओं को, नाम अंडरलाइन करो, कौशल्या, दंगराना, छामला और दीवान वाला। यहां लिख लो 2008 से 2012 इनके बीच में बनाए थे चारों बांध। छोटी सी हाइट के बांध है ये, दंगराना, छामला, दीवानवाला और कौशल्या। किस जिले में पड़ेंगे? पंचकुला। कौन सी नदी के ऊपर? हाँ, इनमें ज्यादा पानी नहीं आता। नीचे पहुंचो। राज्य के विभिन्न भागों में सिंचाई के साधन। उत्तर पूर्वी भाग टिक करो। उत्तर पूर्वी भाग मतलब पंचकुला, अंबाला। क्या यहाँ पहाड़ियां हैं? क्या यहाँ जंगल है? ऑब्वियस सी बात है, वर्षा ज्यादा होगी, टिक कर लो वर्षा। और नांगल उत्थापक सिंचाई योजना। क्या नांगल पूरे हरियाणा को पानी दे सकती है? नहीं, पूरे हरियाणा को पानी देती है 2,
एक भाखड़ा और एक पश्चिमी यमुना। नांगल किसके लिए है? अंबाला, इसलिए तो उत्तर पूर्वी लिखा है, यहाँ लिख लो स्पेसिफिक ऊपर अंबाला। नांगल को अलग से ध्यान रखना, कहीं वहां सिरसा टिक कर आओ, नांगल का सिरसा से कोई लिंक नहीं है। उत्थापक का मतलब क्या होता है? लिफ्ट, ऊंचा एरिया। मध्यवर्ती भाग यानी जहां ये पड़ते हैं पूरे अपना मेन हरियाणा, इसमें कुएं भी हैं, नलकूप भी हैं और नहरें भी हैं। दक्षिण पूर्वी भाग में ये गुड़गांव साइड की पट्टी में नलकूप और नहर, गुड़गांव नहर का नाम सुना होगा, ओखला बैराज है दिल्ली में, वहां से गुड़गांव नहर निकलती है। हमारे रेतीले भाग किस राज्य के साथ लगते होंगे? हाँ, अगर हरियाणा को हम एक नेचुरल उसमें बनाए नदियों के बीच में, तो एक तो ये और एक ये, इनके बीच में तो है। ये कौन सी नदी है? यमुना। और ये कौन सी है? घग्गर। इनके बीच में ये जो पट्टी है ये राजस्थान से लगती है। हमारी सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ? राजस्थान। हमारे 7 जिले राजस्थान के जिलों को, 7 जिलों को टच करते हैं। 1262 ये किलोमीटर, ये हमारी टोटल लेंथ है, लंबाई है, सीमा बनी हुई है राजस्थान के साथ। राजस्थान के साथ लगते एरिया में ही तो रेतीला इलाका मिलेगा और यहीं पे फव्वारों से सिंचाई करनी पड़ेगी। ये टिक कर लो, रेतीले भाग, यहां लिख लो राजस्थान से लगते, राजस्थान से लगते 1262 लिख लेना। ये सीमा है तुम्हारी राजस्थान के साथ, सबसे लंबी सीमा 1262 किलोमीटर। और 7 जिले तुम्हारे, उनके भी 7 जिलों को टच करते हैं। सबसे ज्यादा संख्या इसलिए बताई जा रही है, 7 जिले दोनों के। चलो पढ़ो, नलकूप की सहायता से फव्वारों द्वारा, फव्वारा टिक कर लो। रेतीले इलाके की सिंचाई कैसे करोगे? फव्वारा। जो ऊंचे हैं उनकी लिफ्ट से। नांगल लिफ्ट किसके लिए बनाई? अंबाला। भिवानी की बेल्ट में भी लिफ्ट सिंचाई है। अब आ जाओ नीचे, हरियाणा की प्रमुख सिंचाई की परियोजनाएं 3 मैंने कल तुम्हें पढ़ाई थी, कौन कौन सी? हाँ, पहली पढ़ाई थी जूई, अगली लोहारू और अगली भिवानी। सब लोग बोर्ड पे देखो और जान लो। पहले बेटा हमारे राज्य में ना सबसे बड़ा एरिया भिवानी था, जब तक ये चरखी दादरी अलग नहीं हुआ 2016। 10 साल पहले तक ना सबसे बड़ा क्षेत्रफल भिवानी के पास था, 5000 कुछ इसका एरिया। आज सिरसा है ना 4277, ये 5000 के लपेटे में था। तब उस टाइम पर भिवानी के एरिया को, ऊंचे एरिया को हमने उत्थापक या जिसे कहते हैं लिफ्ट सिंचाई के प्रोजेक्ट से जोड़ा। भाई एरिया ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आपने नहरें भी ज्यादा बनाई होंगी, ज्यादा एरिया की सिंचाई भी तो करोगे। तो आपने भिवानी को सिंचित क्षेत्र पहुंचाने के लिए, बनाने के लिए ये 3 बड़े प्रोजेक्ट चलाए थे। ये हरियाणा का 1969 बना। कब था हरियाणा? 1966। तब तक हमारे यहाँ उत्थापन पे हमने काम नहीं किया, लिफ्ट पे काम नहीं किया। ये हरियाणा की फर्स्ट जो लिफ्ट यानी उत्थापक सिंचाई योजना है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जूई नहर बनाई थी आपने चरखी दादरी भिवानी की बेल्ट के लिए। लोहारू, लौह पुरुष के जैसी हमारे यहाँ एक आयरन लेडी है, इंदिरा गांधी। लौह आते ही याद रख लेना, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहर इसी का नाम है, लोहारू वाली का। इसका टारगेट भी भिवानी के बहुत बड़े एरिया 1 लाख हेक्टेयर की जमीन को सिंचाई की सुविधाएं देना। भिवानी का नाम ऑब्वियस सी बात है भिवानी में ही होगी, लेकिन इसका नाम हमने रखा VN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। 1967 से 1976 अपने बनने से अगले साल, और पीछे के डिजिट पलट दो, देखो 6-7 को पलट दिया। 9 साल प्लस तक हरियाणा के राज्यपाल या गवर्नर की पोस्ट पर बैठे रहे। आज तक का रिकॉर्ड है सबसे लंबा कार्यकाल एज गवर्नर ऑफ एनी स्टेट हमारे यहाँ। अपनी बात करते हैं, एनी में तो बहुत सारे आ गए, तो इसका नाम आएगा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और बेटा ये ऑफिस में ही मर गए थे, वरना इनका कार्यकाल और भी लंबा हो जाता। क्या ये तीनों समझ में आ गई? जूई आपका पहला लिफ्ट प्रोजेक्ट है, भिवानी का नाम है VN चक्रवर्ती और इंदिरा गांधी वाले का ही नाम है लोहारू। पहले ये 3 पढ़ लो। पहली है जूई नहर परियोजना, अंडरलाइन करना, उत्थापक सिंचाई योजना लिख लो। फर्स्ट 1969 भी लिख लेना, यहां सबसे पहली लिफ्ट परियोजना है ये, अंडरलाइन करना। नेक्स्ट लाइन, भिवानी जिले, फिर पढ़ो कि ऊंचे क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए 170 किलोमीटर लंबी, इसकी लेंथ कर लो 170 किलोमीटर लंबी। तो किस जिले में है जूई? भिवानी।
लेंथ कितनी है? 170। कौन से सन में स्टार्ट किया? 1969। हरियाणा की फर्स्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। सेकेंड हाफ में ऊपर आ जाओ, लोहारू। लोहारू को अंडरलाइन कर लो, पढ़ो। लोहारू उत्थान सिंचाई योजना इंदिरा गांधी नहर, अंडरलाइन करो, इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, चरखी दादरी जिले में सिंचाई। तो लोहारू एक टाइम पे भिवानी, लेकिन अब हिस्सा कट के किस में आ गया? चरखी दादरी। ये तो 2000 कब बना था? 16 में। तब से पहले भिवानी की थी। नेक्स्ट है भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, पढ़ो। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 220 किलोमीटर लंबी नहर, अंडरलाइन कर लो। अभी जूई कितनी थी? 170, तो उससे बड़ी है ये, 50 किलोमीटर। 220 किलोमीटर लंबी नहर, भिवानी जिले की 1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई। इसका एरिया, इसकी लेंथ, इसका जिला सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। भिवानी उत्थान सिंचाई योजना को वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर, यहां लिख लो, राज्यपाल गवर्नर हरियाणा 1967 से 1976, गवर्नर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के राज्यपाल रहे 1967 से 1976। इनसे लंबा टेन्योर किसी का नहीं था, लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे हमारे यहां ये, 67 से 76। ये नाम अंडरलाइन करना, आगे पढ़ना। इस परियोजना के द्वारा, अंडरलाइन करो, चरखी दादरी और भिवानी दोनों जिले, पहले ये तीनों किसके लिए बनी थी? भिवानी, क्योंकि पहले वो था ही नहीं। सबसे पहले लिफ्ट परियोजना जूई 170 किलोमीटर, और कौन से राज्य जिले के लिए? भिवानी। लोहारू चरखी दादरी के लिए, लोहारू वाली का नाम क्या है? इंदिरा गांधी। लेंथ कितनी? उसकी नहीं दे रखी ना, उसकी नहीं, छोटी है, क्योंकि वो चरखी दादरी के लिए, बस इसको गूगल करके देख लेंगे, मिली तो, पर हो सकता ना मिले। भिवानी का नाम क्या है? वीएन चक्रवर्ती। कब से कब तक राज्यपाल रहे? 67 से 76 तक। इसकी लेंथ कितनी है? 220। दो जिलों का ध्यान रखती है ये, भिवानी का और चरखी दादरी का। चलो, इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ो। हरियाणा में पवन चक्की द्वारा, पवन चक्की क्या होती है बेटा? हाँ, पवन चक्की द्वारा, वो जिसको कहते हो विंड मिल। विंड मिल कहाँ ज्यादा बढ़िया काम करते हैं? जहां एरिया खुला हो। बिल्डिंग्स के बीच में क्या हवा उतनी तेज गति से चल सकती है? इसकी एक खास बात क्या है कि इसमें हवा की भी एक आइडियल स्पीड होनी चाहिए। अगर स्पीड बहुत कम होगी तो बिजली नहीं बनेगी, तो सिंचाई के लिए मोटर नहीं चलेगी, और अगर बहुत तेज आंधी आएगी तो भी टूट जाएगी, नुकसान करेगी। तो विंड की स्पीड जिस एरिया में ठीक होगी वहां चल सकती हैं पवन चक्की, और पवन चक्की से बिजली बनेगी। ऑब्वियस सी बात है, बिजली से फिर ये मोटर और इन सब का सिस्टम देखते होंगे। हमारी हेल्प की थी हॉलैंड ने, उसने अपने सिस्टम को बताया कि ऐसे ऐसे, लेकिन हम बेटा बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अच्छा काम वहां करती हैं जहां एरिया खुला ज्यादा हो। हम तो घना बसा एरिया है ना, नेशनल जितनी बसावट है प्रति वर्ग किलोमीटर में, उससे ज्यादा बसावट हमारे हरियाणा में, तो हमारे यहाँ इतना खुला मैदान नहीं है। पढ़ के देखो ये, पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र थोड़े थोड़े से हैं, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, भिवानी। पवन चक्की अंडरलाइन कर लो। आगे पढ़ना। इस कार्य हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग, हमें इंटरनेशनल हेल्प लेनी पड़ी, जर्मनी और हॉलैंड, डबल अंडरलाइन कर लो। पवन चक्की में किसने तुम्हारी मदद की? जर्मनी और हॉलैंड ने, विशेष सहयोग। फिर पढ़ो, सतलुज यमुना लिंक नहर, मैंने कई बार बताई, फिर एक बार सुन लो, सतलुज यमुना लिंक नहर। अब ध्यान से सुनना, अब ये लास्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद सिंचाई का टॉपिक नहीं है। सतलुज एक नदी है, पंजाब की प्रमुख नदी। यमुना हमारी प्रमुख, बहती है कई कई राज्यों में से है। सतलुज को तो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, किस नहर के द्वारा? भाई भाखड़ा में जो पानी आता है, तुम अभी बात कर रहे थे, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और रोहतक भिवानी तक ब्रांच जाती हैं। ये चार तुम्हारे बड़े जिले जो गेहूं बहुत पैदा करते हैं, इन सब का कारण कौन सी नहर का पानी है? भाखड़ा। भाखड़ा में पानी कहां से आता है? सतलुज। ऑब्वियस सी बात है, नहर किसी नदी से निकलती होगी, यानी सतलुज तो ऑलरेडी हमें हेल्प कर रही है, यमुना भी हमें हेल्प कर रही है। कौन सी नहर तुमने बना ली? पश्चिमी यमुना नहर। इसका मतलब ये दो नदियां, एक तो सतलुज और एक यमुना, तुम्हारे यहां पानी ऑलरेडी भेज रही हैं। लेकिन एक प्रोजेक्ट बनाया जाना सोचा गया कि बनाते हैं जिसमें सतलुज और यमुना को लिंक कर दें। अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया, सतलुज अलग जगह से एंटर करती है, पंजाब से होती हुई फतेहाबाद की बेल्ट के पास, और यमुना तुम्हारे यमुनानगर। क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं?
अभी मैंने जब ड्रॉ करके दिखाया था तो एक नहर तो इस तरफ से स्टार्ट थी और एक नहर बाहर पंजाब से आती हुई यहां से फतेहाबाद से। ये तो दो अलग अलग हो गई ना तुम्हारी। हमारा टारगेट था इन दो नदियों के पानी को इकट्ठा करके हरियाणा को फायदा मिले। सतलुज यमुना लिंक नहर बनाने वाले थे जिसमें इसका पानी भी आए और इसका पानी भी आए और इससे फिर हम और ज्यादा ब्रांचेस निकाल दें। इसको हम कह रहे थे ये हमारी लाइफलाइन बन जाए, हरियाणा की जीवन रेखा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट नदियों को जोड़ के पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हमने पैसा भी दे दिया, हमने सारे काम कर लिए, किसानों से जमीनें ले ली, अपनी नहर बना भी ली, लेकिन पंजाब ने इस काम पे रोक लगा दी 2016 में। कुछ काम तो उसने भी किया था, बाद में हमारा और उसका डिस्प्यूट हो गया और उसने कहा मैं ये नहर का काम नहीं करूंगा। अपने किसानों से ली हुई जमीन उसने वापस कर दी किसानों को, काम नहीं स्टार्ट किया। यानी हम बैठे रह गए, हमने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, जमीनें भी ले ली, जिससे हमें नुकसान हुआ सरकार को। इसके बाद हम इस मामले को लेके पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्लियर है कि हमारे पक्ष में मामला नहीं है और अब तो पंजाब ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम नहीं बनाने वाले नहर। उनको 121 किलोमीटर की नहर बनानी थी और 91 किलोमीटर की हमें बनानी थी। हमने तो अपनी पूरी कर ली, लेकिन उन्होंने जमीनें वापस कर दी। तो अब कब जमीन ली जाएंगी, कब नहर बनेगी? यानी हमारी लाइफलाइन, जो हमारा सपना था कि दो नदियों का पानी इकट्ठे हमें मिल जाए, एक यमुना का और एक सतलुज का, मिल तो अभी भी रहा है लेकिन अब वो बंट के थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है। ये प्रोजेक्ट हमारा रखा रह गया। पढ़ के देखो, सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना, यहां लिख लो SYL, सतलुज यमुना लिंक। पढ़ो आगे। हरियाणा और पंजाब, डबल अंडरलाइन कर लो इसको, ये दो राज्य हैं, इनका कलेश है। एक संयुक्त परियोजना है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। कुल लंबाई 212, लंबाई टिक कर लो 212। हरियाणा 91 किलोमीटर, पंजाब 121 किलोमीटर। पंजाब ने इस पर काम करने से मना कर दिया। तो क्या तुम्हारी ये लाइफलाइन चल पाएगी? नहीं। कोई पूछे हरियाणा की लाइफलाइन किसे कह रहे थे? सतलुज यमुना लिंक ने। क्या दो नदियां तुम्हें फायदा अभी भी दे रही हैं? और क्या, हमने बना, लेकिन हम चाहते हैं दोनों इकट्ठी हो जाए। नेक्स्ट पे आ जाओ, हरियाणा की प्रमुख सिंचाई की योजनाएं। हरियाणा की पहली सिंचाई योजना नांगल उत्थान सिंचाई योजना। नांगल बेटा हमारी पहली नहीं थी, हमारी पहली थी पश्चिमी यमुना नहर। पहली के ऊपर लिख लो, जहां प्रथम लिखा है इसके ऊपर एरो लगा के लिखो पश्चिमी यमुना नहर, पहली पश्चिमी यमुना नहर। और अगर लिखा है नांगल उत्थान, तो नांगल तो बहुत बाद में बनी है। नांगल किस एरिया के लिए पानी देती है? अंबाला। लिख लो नांगल के पास अंबाला, वैसे लिखा भी था। ये योजना अंबाला की है, भाखड़ा बांध इससे भिन्न है। तो क्या भाखड़ा और नांगल एक ही है? नहीं। भाखड़ा वाली का फायदा तुम्हारे 4 जिलों को होता है, वो पंजाब से नहर का पानी आता है, इसका पानी तुम्हारे यहाँ डायरेक्ट आता है। किस बेल्ट के लिए? अंबाला। इसका मतलब ध्यान से देखे तो हमें 3 का फायदा हो रहा है, भाखड़ा का, नांगल का और पश्चिमी यमुना। लेकिन नांगल बहुत छोटा एरिया कवर करती है। कौन सा एरिया? अंबाला। आगे पढ़ना। हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड नया है या पुराना? हाँ, ताजे वाला, ताजा वैसे नया होता है, ताजे वाला पुराना है, ये नया है, न्यू लिख लो यहां। ताजे वाला के बाद यमुनानगर की द्वितीय परियोजना हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज को पता है क्या कहते हैं? मछुआरों का स्वर्ग। लिखो यहां, मछली बहुत मिलती है यहां। हथनी कुंड बैराज मछुआरों का स्वर्ग। और ताजे वाला को लिख लो हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा, छिपा हुआ स्वर्ग हरियाणा का। हिडन, हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा, हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग। एक मछलियों का स्वर्ग और एक छिपा हुआ स्वर्ग, हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा। दोनों का नाम याद रखना। छिपा हुआ कौन सा है? हाँ, पुराने वाले का नाम क्या है? और नए वाले का नाम? हथनी कुंड है मछुआरों के लिए अब, और वो है हिडन, क्योंकि यूज ही नहीं होता। हिडन पैराडाइज। चलो अंडरलाइन करो। ताजा वाला के बाद यमुना की दूसरी परियोजना जवाहरलाल नेहरू। ये बेटा महेंद्रगढ़ की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई योजना महेंद्रगढ़। इसमें लिख लो जवाहर महेंद्र दोस्त थे, तो याद रहेगा। जवाहर महेंद्र दोस्त हैं, लिख लो।
जवाहर महेंद्र दोस्त, तो जैसे दिखे जवाहरलाल टिक मार्क कर देना, महेंद्रगढ़, जवाहर महेंद्र दोस्त। नेक्स्ट पढ़ो, लोहारू सिंचाई योजना चरखी दादरी के लिए। लोहारू की लेंथ ज्यादा नहीं मिलेगी और लोहारू का ही नाम क्या है? इंदिरा गांधी। लिख लो यहां, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी लौह पुरुष जैसी आयरन लेडी थी। दादुपुर नलवी, दादुपुर का नाम सुना है? दादुपुर में एक, हाँ, ये जो यमुना नदी है ना, इस पर दादुपुर में एक बैराज है। बैराज क्या होता है? छोटी सी हाइट का, पानी रोक लेते हैं, छुटपुट सा बैराज। ये दादुपुर बैराज है जिसकी ये बात कर रहे हैं। यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के बीच की बेल्ट में ये छोटी सी नदी पड़ती है। टिक करना, दादुपुर नलवी नहर परियोजना। इस परियोजना द्वारा, अंडरलाइन करो, यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र सिंचाई दादुपुर शाहबाद से निकाली गई है। तो दादुपुर नलवी नहर नाम है इसका। 363 किलोमीटर, 363 किलोमीटर दादुपुर नलवी। हांसी बुटाना नहर टिक करना, 109 किलोमीटर दक्षिणी हरियाणा की सिंचाई। हांसी बुटाना यानी हिसार के फिर नीचे तक। बताओ महेंद्र किसका दोस्त था? लोहारू में किसके नाम की है? एक हमारी भिवानी वाली का नाम क्या है? वीएन चक्रवर्ती। हरियाणा की पहली नहर का प्रोजेक्ट? नहीं, पहली नहर पश्चिमी यमुना और लिफ्ट नहर जूही। अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, वो घुमाएंगे तुम्हें। पहली नहर कहेंगे तो फिर पश्चिमी यमुना, और कहेंगे पहली लिफ्ट नहर तो जूही, कहेंगे वीएन चक्रवर्ती भिवानी, और इंदिरा गांधी, ठीक है। कौन सी नहर थी वो जो 170 किलोमीटर की थी? जूही। और 220 वाली भिवानी। चरखी दादरी के लिए कौन सी थी? लोहारू, जिसका नाम किसके नाम पर है? इंदिरा गांधी। महेंद्रगढ़ में कौन सी थी? जवाहरलाल नेहरू। चलो अब आ जाओ नीचे। हांसी बुटाना 109 किलोमीटर, 363 किलोमीटर कौन सी थी? दादुपुर नलवी नहर। अंडरलाइन करना, सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला में। हेडक्वार्टर कहाँ है इरिगेशन का? पंचकुला। हमारे बहुत सारे हेडक्वार्टर कहाँ हैं? कुछ चंडीगढ़ में है और कुछ हमारे पंचकुला। अकेडमीज याद है पढ़ाई लिखाई वाली? उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी, साहित्य अकादमी, कहाँ थी सारी? पंचकुला में। चलो आगे देखो, घग्गर नदी पर बने बांध जो तुम जानते हो पंचकुला में, कौशल्या, छामला, दीवानवाला, दंगराना, कब से कब के बीच बने? 2008 से 12। लिख लो यहाँ। इस एक नदी पर कितने बांध हैं? 5, 4 तो ये, और एक आगे जाके O2, यहीं लिख लो जहां लिखा ना यमुना घग्गर नदी पर, यहां लिख लो O2, चौथे के पास पांचवा लिख लो O2 बैराज सिरसा। तो 5 हो गए इस पर। O2 बैराज सिरसा। कौन सी झील बताई थी? धनुर। उसी का नाम क्या है? हाँ, उसी को नाम बोलते हैं वीयराज। उसके कई नाम है बेटा, वीयराज या धनुर। ये झील है, घूमने फिरने की जगह है। कौन से बैराज पर है ये? O2। O2 कहां पड़ेगा? सिरसा में। सिरसा में लिख लो यहीं पर। चलो अब आ जाओ, सतलुज यमुना लिंक विवाद कलेश जो हमारे और किसके बीच में है? किसने अपनी जमीन पे काम कर लिया था? हरियाणा, क्योंकि हमें तो पानी मिलना था। किसने काम रोक दिया? पंजाब। पंजाब के कितने किलोमीटर का था? 121, और हमारा 91। अगर ये ना मिले ना पेपर में तो 122 और 92 भी मिल सकता है बेटा। चलो पढ़ो, सतलुज यमुना लिंक, यहाँ SYL लिख लो। SYL विवाद बोलते हैं इसको, SYL सतलुज यमुना लिंक। अंडरलाइन करना, लंबाई 212 या 214, मैंने तुम्हें बता दी दोनों किस तरीके से आएंगी। दोनों ठीक है, कोई सी एक आएगी। लंबाई पंजाब में या तो 121 या 122, हरियाणा में या तो 91 या तो 92। नहर, अंडरलाइन करना, भाखड़ा नहर की नखला शाखा के साथ जोड़ने की योजना थी। 2016 पंजाब सतलुज यमुना लिंक कैनाल लैंड बिल 2016। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, पंजाब सरकार ने 3,923 एकड़ जमीन किसानों को वापस लौटा दी। तो पंजाब ने पहले ली थी जमीन, कहा था बना देंगे, लेकिन कौन से सन में वापस कर दी? 2016। इससे सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ? हमें, क्योंकि पानी हमें मिलना था बेटा। नेक्स्ट टिक करना, हरियाणा अपने क्षेत्र की खुदाई पूरी कर चुका था, फिर हम केस को कहां लेके गए? सुप्रीम कोर्ट में। हमारे पैसे खर्च हो गए थे। हरियाणा सरकार ने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई। अंडरलाइन कर लो, हरियाणा सरकार, सुप्रीम कोर्ट। पढ़ लो बस, कि अधिकृत भूमि को किसानों से वापस ले लें। क्या पंजाब ने काम किया है?
नहीं, पंजाब तो खाली, पंजाब के दिमाग में भी नहीं है। अगला 10 साल से नहीं कर रहा, अब क्यों करेगा? ये हमारी जीवन रेखा पे एक तरह से इसने ठप्पा लगा दिया कि मैं काम नहीं करूंगा इस लहर पर। नेक्स्ट पे आ जाओ। राज्य में अन्य प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, पहली टिक करो नांगल। कहाँ है नांगल? अंबाला, सिर्फ अंबाला के लिए फायदा। जवाहर, किसका दोस्त था जवाहर? महेंद्रगढ़ का। मेवात में पड़ती है एक, मेवात छोटे एरिया में, दादूपुर नलवी नहर परियोजना, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट है। लेंथ बोलो 363, लिख लो यहाँ 363 किलोमीटर। नरवाना सिंचाई, नरवाना कहाँ करेगी? जींद में, उसी का हिस्सा है। हथनी कुंड, बताओ पुराना या नया? ताजे वाला पुराना, यहाँ लिख लो न्यू। हथनी कुंड यमुनानगर, बताओ किसका स्वर्ग है ये? मछुआरों का, दोबारा लिख लो। और पुराने वाला हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा, हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग। अब छिप गया ना, ओल्ड हो गया वो। नीचे आ जाओ, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इन तथ्यों में तुम अभी थोड़ा सा समझने में तुम्हें मुश्किल लग सकती है। जो जो मेन मैंने पढ़ा दिया पहले पढ़ा दूं, फिर किताब वाला पढ़ा दूंगी जो पीछे है। सेकंड हाफ में आओ। ये भी नदियां अभी पढ़ाई नहीं है तुम्हें, इसलिए अभी नहीं करा रही। सेकंड हाफ में ऊपर पहला टिक करना। घग्गर नदी पर बने ओट्टू बैराज के समीप धनुर झील है। अंडरलाइन करो, घग्गर नदी, ओट्टू बैराज, धनुर झील। सिरसा लिखो यहाँ, इसी पेज पर आगे देख लो, 50 पेज पर ही आगे, धनुर झील, सिरसा मेंशन कर लो। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है। यमुना नदी पर ताजेवाला बांध 1832 से 73 के बीच में बनाया गया। 73 में पूरा हो गया था, पानी आ गया था। कौन सा बांध बना दिया था? ताजेवाला। कौन सी नहर निकाल दी होगी? पश्चिमी यमुना नहर। कोई पूछे पश्चिमी यमुना नहर कब बनी, तो 1873 में, इसके साथ 1873। हथनी कुंड बैराज 1999 में। हथनी कुंड किसका स्वर्ग है? और ये पुराने वाला हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा, वो 1873 का है, और ये 1999 का। आगे पढ़ लो। ये आर्थिक सर्वेक्षण 1 मिनट के लिए छोड़ो, इससे अगला पढ़ाती हूँ। 2 पॉइंट छोड़ दो, उससे अगला पढ़ना। यमुना नदी, यमुना नहर। मुझे बताओ, नदी और नहर सेम होती है अलग अलग? नदी में से क्या निकलती है? नहर। एक होती है बेटा मुख्य नहर, जो मेन होती है, और एक होती है उसकी शाखाएं, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हो? चैनल्स या ब्रांचेस। ब्रांचेस को ही चैनल बोलते हैं। हमारे यहाँ पर मुख्य नहर एक, मान लो ये है पश्चिमी यमुना नहर, फिर हमने इसमें से क्या निकाल दी? बहुत सारी ब्रांचेस। जैसे 1-2 एग्जाम्पल दे देना, कौन सी ब्रांचेस गई हैं? सबसे लंबी सिरसा। ऐसे मुनक नहर भी है, मुनक नहर है ना, इसी मुख्य नहर में से निकाल के और दिल्ली ले गए। सुंदर शाखा, अलग अलग है इनके नाम, कई सारी नहरें, लेकिन एक होती है मेन। जो ये मेन है ना, इसकी लेंथ अलग होती है, और इस पूरे सिस्टम की लेंथ अलग होती है। एग्जाम में या तो पूरे सिस्टम को कहते हैं नहर तंत्र। अगर पूछे नहर तंत्र की लंबाई तो आंसर अलग है, और अगर पूछे मुख्य नहर की लंबाई तो आंसर अलग है। पढ़ के देखो। अब यमुना नहर की लंबाई दे रखी है 3226 किलोमीटर, यहां लिख लो से 3250 किलोमीटर, इसके बीच में 3250 किलोमीटर। ये पश्चिमी यमुना नहर, अपनी बात कर रहे हैं, हमें यूपी से कोई मतलब नहीं है। अब ये मुख्य नहर है या सभी शाखाएं भी? हाँ, ये नहीं बेटा, मुख्य नहर इतनी लंबी कहाँ, क्या पूरे देश की लंबाई ही 14 किलोमीटर है, तो पूरे देश से बाहर श्रीलंका थोड़ी ले जानी है। ये अपनी सारी, ये तंत्र है, ये पूरा तंत्र। यहां लिख लो मुख्य शाखाओं सहित, मुख्य शाखाओं सहित। अब इसमें ऊपर के 2 पॉइंट अभी थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगी, इसलिए छुड़वाए हैं। पहले ये कर लो नीचे वाले। सिंचाई टिक कर लो 5 लाख हेक्टेयर। अच्छा, इसमें मुख्य नहर नहीं लिखी ना इन्होंने, तुम लिखो अपने आप। जहां लिखा था 3226 से 3250, वहां लिख लो मुख्य नहर 325 किलोमीटर। जो भारी भरकम नहर है वो 325 की है, और जब सारी ब्रांचेस मिला ली तो 3250। और अभी इसमें कुछ चेंज, ऊपर के 2 पॉइंट बाद में समझाऊंगी। ये टिक करो, सिंचाई 5 लाख हेक्टेयर भूमि। ये नहर पृथ्वीराज चौहान, तुम्हें इसका थोड़ा सा बैक याद है? हाँ, मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा दूं। एक सबसे पहले कच्ची नहर बनाई थी मिट्टी में से, किसने? पृथ्वीराज चौहान। बेटा, जो राजा पैसे लेता होगा वही तो सुविधाएं देता होगा। ये यहाँ से टैक्स लेता होगा, किसानों की भलाई के लिए इसने कच्ची नहर बनवा दी। यानी यमुना नदी में से कच्चा खोद के पानी इधर मोड़ दिया, इस तरफ थोड़ा नीचे हिस्सा खोद के कि पानी इधर मुड़ जाए। ये काम किसने किया?
ये 12वीं शताब्दी का राजा था, क्योंकि 1192 के बाद तो इनकी कहानी ही नहीं मिलती हमें। इसका मतलब कौन सी शताब्दी में किया होगा? 12वीं। इस नहर के बाद जैसे कुछ साल काम हुआ, कच्ची नहर है, कच्ची मिट्टी बह गई, ढह गई, खत्म हो गई। फिर एक आदमी आया जो थोड़ा तेज था, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। इसका ना बैक स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इससे पहले बहुत पैसा छाप लिया था इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये मैं सुप्रीम नाम बता रही हूँ, बड़े वाले। उन्होंने खूब टैक्स लिया, खूब पैसा इकट्ठा किया। तो इसको फील हुआ कि मुझे काम करना चाहिए, भाई इतना बड़ा नाम है हमारा तो काम करना चाहिए। और उस काम के चक्कर में इसने इस नहर को पक्की करवाया कि पैसे खर्च करता हूँ, ये कच्ची में तो गाद वाद, ये मिट्टी ढह जाती है, बह जाती है, पक्का काम करवाया। इस आदमी की एक खास बात थी, ये बहुत सारी नहरें बनवाता था, इसलिए लोग इसे कहते थे शाह ए नहर, नहरों का राजा। तो इसने हमारे यहाँ पक्की नहर बनवा दी। इसका टाइम बीता, फिर मुगलों का टाइम आया। मुगलों के टाइम तक भी सब काम ठीक चला। आगे जाके नहर में गाद रेत धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। तो अंग्रेजों के टाइम में एक आदमी था, G.R. ब्लेन। इस आदमी, ये बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप था, कोई बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप, इसका बड़ा आदमी था। इसने अपना एक पूरा एक वो लेके आए ट्रूप टाइप का, कई लोगों का एक समूह, और इसने कहा भाई हम इसको क्लीन करेंगे। इसने कई साल लगा के जो ये गाद गंदगी रेत इकट्ठा था ना, ये सब हटाया, साफ किया, और दोबारा से पानी चलने लग गया। तो G.R. ब्लेन, तुम्हें नाम से दिख रहा है ये अंग्रेज है। यानी 3 नाम याद रखने हैं। कच्ची नहर पृथ्वीराज चौहान, पहली बार पक्का काम किया फिरोज शाह, फिर अंग्रेजों ने काम किया G.R. ब्लेन ने। उसके बाद ये नहर आज तक बहुत बढ़िया काम कर रही है। लेकिन 1999 आते आते फिर से वो गाद रेत मिट्टी इकट्ठे हो गए। तो हमारी सरकार ने डिसाइड किया कि छोड़ो, अब सफाई में जितना पैसा लगाएंगे उससे बढ़िया उतने ही रुपए में एक नया बांध बना देते हैं। और उन्होंने पुराने बांध, पुराने वाले का नाम क्या था? ताजेवाला। ताजेवाला से थोड़ी दूरी पर एक नया बैराज बना दिया, जिसे नाम दिया गया हथनी कुंड। तो हमने अब सफाई ना करके और अपना सारा सिस्टम ही बदल दिया कि इसका जगह ही बदल दो, यानी पुराने वाले बांध की जगह बदल दी गई। ये है हथनी कुंड बैराज। चलो पढ़ो फटाफट से। ये नहर पृथ्वीराज चौहान के समय की है, अंडरलाइन कर लो। सबसे पहले जिसने कच्चा काम करवाया पृथ्वीराज चौहान, 12वीं शताब्दी। लेकिन ये कच्ची थी, ये पक्की नहर नहीं थी। इसका पुनर्निर्माण, ये मेन काम था, 1335 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा। गाद की वजह से 1750 में बहनी बंद हो गई। 1750 तक कौन आ गए थे? अंग्रेज। याद होगा ना, अंग्रेजों ने 1707 के बाद अपने पैर जमा लिए थे। नेक्स्ट टिक करना, 1817 ब्रिटिश काल में 3 साल तक इस पे काम किया गया। कैप्टन G.R. ब्लेन, ब्लेन को ठीक कर लो, BLAIN कर लो यहां, ब्लेन। बंगाल इंजीनियर ग्रुप ने, ये अंग्रेज था। 1832-33 में ताजेवाला बैराज बनाया गया। ताजेवाला नया है या पुराना? पुराना। 1873 में इसमें पानी खोला गया। तो ये जो हथनी कुंड है तुम्हारे सामने, अब ये कब पानी आया इसमें? 1999 में। इससे पहले पानी किसमें था? ताजेवाला में। ताजेवाला पे काम किया था 1832, और फिर पानी कब आया? 1873 में। नेक्स्ट पढ़ लो, 1875-76 में पथराला बैराज, छोटी हाइट का, सोम्ब नदी पर एक छोटा सा बांध, अंडरलाइन करना। पथराला बैराज सोम्ब नदी पर, छोटी सी सहायक नदी है यमुना की, बहुत छोटी नदी। पथराला बैराज। 1889 किसका जन्म है? नेहरू का। सबसे लंबी ब्रांच बनेगी। पश्चिमी यमुना नहर की सबसे बड़ी शाखा सिरसा शाखा बनी 1889 से 1895, यानी 7 साल तक ब्रांच बनती रही। कौन सी ब्रांच? सिरसा शाखा। कितनी लंबी ब्रांच बनी। 1999 हथनी कुंड बैराज क्या कहलाता है? ये मछुआरों का स्वर्ग। लंबाई टिक कर लो, 360 मीटर है। ताजेवाला से 2 किलोमीटर दूर यमुना नगर में। दिल्ली का पहला शहर लालकोट, क्या तुम्हें बताया था मैंने लालकोट था? क्या नाम था उस आदमी का? अनंगपाल तोमर। उसने लालकोट बनवाया, ये पुराना लाल किला था। आगे पढ़ना, एक भाग के रूप में अनंगपाल तोमर, अंडरलाइन करो, अनंगपाल तोमर द्वारा अनंगपुर बांध बनाया गया। अनंगपुर बेटा एक गांव है फरीदाबाद में, यहां ये बांध बना था। ये पहला ग्रेविटी बांध था। पत्थर रख दिए, कोई ऐसे कंक्रीट नहीं है उसमें कि भाई वो सीमेंटेड हो, पत्थरों से बना बांध है। और ये पहला ग्रेविटी बांध है, ज्यादा ऊंचा भी नहीं था। क्या सोचा इसने कि जब बारिश आएगी फरीदाबाद के आसपास के एरिया में, तो उस टाइम पे पानी आएगा, पानी को रोक लेंगे, सिंचाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसने दिमाग लगाया ये?
जिसने क्या बसाई थी? दिल्ली, ढिल्लिका के नाम से तब बना था ये। अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में कई बार आया। अनंगपाल तोमर द्वारा अनंगपुर बांध बनाया गया, ये गांव का नाम है। यहीं पास में मंगरबनी ग्रोव, हिल फॉरेस्ट, असोला भाटी या भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये मंगरबनी है ना बेटा, एक फॉरेस्ट एरिया है। असोला भाटी माइंस हैं दिल्ली और गुड़गांव फरीदाबाद की बेल्ट में। और यहाँ ना जंगल है, इन जंगलों में कोई वो वैसे जंगल मत मानना, कीकर ही कीकर है। लेकिन इसको हमने लेपर्ड के लिए, लेपर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तेंदुआ। तेंदुआ है ना, कभी कभी देखे ना रील्स में तेंदुए अटैक करते हैं, कभी पंजाब की बेल्ट में किसानों में, कभी पिछली बार भी तेंदुआ दिल्ली के गांव में कहीं पे सीसीटीवी में कैद हो गया था कि कहीं घूम रहा था गलियों में। तो ये यहीं से तो आते हैं, मंगरबनी फॉरेस्ट से। अंडरलाइन कर लो, मंगरबनी ग्रोव हिल फॉरेस्ट और असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में टिक करना, अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का हिस्सा। ये कॉरिडोर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला है। कौन सा कॉरिडोर है ये? अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। कौन सी दो चीजों का नाम याद रखना है? मंगरबनी फॉरेस्ट और एक असोला भाटी, ये दिल्ली में है। मंगरबनी हमारे फरीदाबाद और दिल्ली के आसपास। नेक्स्ट चेक करना, भाखड़ा और नांगल दो अलग बांध हैं। कितने किलोमीटर दूर है ये? 15 किलोमीटर। 2 किलोमीटर हमारा ताजेवाला और हथनी कुंड है, ये 15 किलोमीटर। सतलुज नदी पर ही भाखड़ा का रिजर्वायर, जहां पानी इकट्ठा किया, गोविंद सागर। तो जहां भाखड़ा का जो बांध है, इसने पानी रोका है। किस नदी का पानी? सतलुज का। और जहां रोका वो इकट्ठी हो गई, झील बन गई। क्या नाम रख दिया? गोविंद सागर। बताओ इन्होंने गोविंद नाम क्यों रखा होगा? गुरु गोविंद, पंजाबी सिक्खी तो हैं सारे, ये टिक कर लो। तो भाखड़ा का जो रिजर्वायर है, जहां पानी इकट्ठा कर रखा है, उसका नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर झील है ये। सर छोटू राम ने 1945 में बिलासपुर, स करो इसको, बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत इस परियोजना 1948 में शुरू हुई और 63 में पूरी हो गई। क्या छोटू राम, हाँ 44 में, अच्छा इसमें 45 लिखा है, 44 कर लो बेटा। और 44 में प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ था, ठीक करो थोड़ा सा। 45 में लिखा है समझौता, 44 कर लो। और परियोजना 45 में शुरू हुई, ऑब्लिक में कर लो क्योंकि हरियाणा में बहुत गड़बड़ियां मिलती हैं। 45 में शुरू हुई और 54 में इसमें पानी खोल दिया था। तब तक किसकी डेथ हो गई थी? हाँ, भाखड़ा नहर के जन्मदाता हमारे लिए कौन है? सर छोटू राम। यहाँ ये लाइन लिख लो, लिखो सर छोटू राम भाखड़ा नहर के जन्मदाता हैं। समझौता किस सन में हुआ है? 44 में। और हमारे इनकी डेथ कब हुई है? 45। काम स्टार्ट हुआ 45 में। और कब नहर में पहली बार पानी आया? 54। क्या सारी नहरें तब तक बन गई थी? नहीं, नहरें बाद तक बनी हैं, क्योंकि नहरों की शाखाएं तो बेटा आगे तक बढ़ती रही। चलो अब ये 2 पॉइंट ऊपर, कल पहले नदियां समझाऊंगी फिर ये समझाऊंगी, कल पढ़ेंगे नदियों का टॉपिक।